हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास, जिसे हम भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत मानते हैं। और आज हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसमें क्या क्या कंटेंट हैं, तो फिर उसके बाद हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पहला अध्याय संसाधन, दूसरा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, तीसरा अध्याय खनिज और शक्ति संसाधन, चौथा कृषि, पांचवा अध्याय उद्योग और छठा अध्याय मानव संसाधन। यानी कि जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों के बारे में क्लास 8 की एनसीईआरटी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, बर्तन, कपड़े, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। और मोना ने कहा कि ये सभी बर्तन, कपड़े, अनाज, ये सभी उपयोगी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा कि अम्मा, संसाधन क्या है? अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता पूर्ति करने के लिए किया जा सके वह क्या है? संसाधन है। अर्थात प्रत्येक वस्तु जिसका हम अपने दैनिक जीवन में डेली यूज करते हैं वे संसाधन है। और आइए हम देखें, अपने चारों तरफ निरीक्षण करें कि आप किस प्रकार के संसाधन से घिरे हैं और क्या उन्हें आप पहचान पाते हैं या नहीं। तो आप प्यास लगने पर जल जो पीते हैं, अपने घर में जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर जाने के लिए रिक्शा, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए, ये सब क्या है? इन सब का हम प्रयोग करते हैं और ये सब क्या है? हमारे संसाधन है। ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे भी क्या है? संसाधन है। तो इस तरह से अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो लैपटॉप यहाँ पे क्या है? एक संसाधन है। यहाँ पे जो बुक है वो हार्ड कॉपी में ना होगी, एक सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ पे क्या है? ये संसाधन है। जिस पेन के माध्यम से मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये क्या है? एक संसाधन है। तो इस तरह से हम प्रत्येक वस्तु जो हम अपने दिनचर्या में, डेली की लाइफ में यूज करते हैं, वो सभी संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, एक जैसा क्या है? इन सब में एक जैसा क्या है? इन सब में एक जैसा ये है कि ये सभी चीजें उपयोग करने लायक हैं। तो इस तरह से ये क्या हुए? संसाधन हुए। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। अब राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय तक संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। अम्मा ने कहा कि राजू ने क्वेश्चन पूछा अम्मा से कि वस्तुएं संसाधन कैसे बनती हैं। तो अम्मा ने बताया कि जब किसी वस्तु का कोई मूल्य होता है, उसकी उपयोगिता होती है और उस उपयोगिता के बदले उसे मूल्य प्रदान किया जाता है, तो वह संसाधन कहलाता है। अब जैसे देखिए, मूल्य का अर्थ महत्व है। मूल्य से किसी भी वस्तु की इंपॉर्टेंस, महत्ता समझ में आती है। कुछ कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोना, चांदी, डायमंड, ये सब क्या है? ये सब, इन सब का एक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है। लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे आप कभी कहीं पे गए हैं हिल स्टेशन पे और उस दृश्य को देख के आप बहुत खुश हो रहे हैं,
तो उसके लिए आप कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपको नेचुरल वे में मिल रहा है, प्राकृतिक तरीके से मिल रहा है। तो वो क्या है? उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, इसके बावजूद आप उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। परंतु ये दोनों क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है? अब कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाएं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट, यहाँ पे एक शब्द आया पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु पर उसके बारे में डिटेल जानकारी कलेक्ट करके और उससे संबंधित कमेटी होती है, उसको बताना और उसको प्रूव करना, और उसके बाद उस वस्तु पे या उस जो भी मेडिसिन है या जो भी सामान है, उसपे आपका एकाधिकार हो जाता है और कंपनियां आपको उसके बदले में लायबिलिटी या पैसा प्रोवाइड करती हैं कुछ निर्धारित समय के लिए। उसे क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। जब और किसी भी दुनिया में वो वस्तु बेची जाएगी, तो उसमें आपका नाम होगा और आपके नाम से वो वस्तु बेची जाएगी। तो इसे कहते हैं पेटेंट, ठीक है? अगर स्पीड थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हो, तो आप हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे सामान्य करने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब आप देख सकते हैं पहले ज़माने में गाड़ी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था। ये चीज़ें धीरे-धीरे ह्यूमन माइंड से विकसित हुई हैं। तो ये क्या है? आज हम इनका उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए संसाधन हुए। तो इसलिए अगर पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग्स नहीं होता तो ये चीज़ें नहीं बन सकती। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तो ह्यूमन ही है। ठीक है? प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति व अन्य क्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उससे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है? आजकल बिजली जो है पानी, कोयले से पैदा होती है, तो ये क्या है? वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब धीरे-धीरे इसे आज सोलर एनर्जी से बिजली का जो बिजली पैदा की जा रही है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरह से अब सोलर एनर्जी भी क्या है? एक संसाधन है। अब यहाँ पे एक शब्दावली है, इसमें प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। ये प्रौद्योगिकी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने का नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। जैसे क्या हुआ? पहले घोड़ा गाड़ी थी, उसके बाद 4 पहिए के वाहन आए, फिर उसके बाद और उसमें सुधार किया गया, डीज़ल गाड़ी आई, पेट्रोल गाड़ी आई और अब जाके आप इलेक्ट्रिक वाहन या व्हीकल देख रहे हैं। तो ये क्या है? दिन पे दिन एक टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बायोटेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहा जाता है या टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्रियाकलाप, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। आइए हम आगे नीचे नीचे देखेंगे। एक महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। यहाँ पे अम्मा और मोना आपस में बातें कर रही हैं, तो मोना कह रही है कि मैं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो वह एक महत्वपूर्ण संसाधन है और आगे जाके वो कुछ न कुछ बड़ी होके स्कूल जाएगी, कुछ बनेगी और कुछ हो सकता है कुछ चीज़ों का आविष्कार करे, उसकी वजह से दुनिया में एक नई क्रांति आए। तो क्या हुआ? यहाँ मोना भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ संसाधन, सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। एक प्राकृतिक संसाधन है और एक मानव निर्मित संसाधन है। तो पहले आइए हम अम्मा की सूची में
देखते हैं कि इनका हमारे कॉमर्शियल या वाणिज्यिक महत्व नहीं है, तो सूती वस्त्र, लौह, ऐसक, औषधि, चिकित्सा विज्ञान, कोयला के निक्षेप, मनोरम दृश्य जो है इनका अभी अभी भी वाणिज्यिक महत्व नहीं है। लेकिन हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका भी है, क्योंकि आज टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे-अच्छे जनरेट हो गए हैं। वहाँ पे लोग उनके मनोरम दृश्य देखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पैसे खर्च करते हैं और वहाँ जाते हैं। तो इसका भी हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक महत्व है, लेकिन डायरेक्टली इसका वाणिज्यिक महत्व नहीं है। लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन, परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे का वाणिज्यिक महत्व नहीं है। परिवार व मित्रों के स्नेह से इनका भी वाणिज्यिक महत्व नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में ही लाए जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिनमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झील, झील का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों से प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। अब संसाधनों का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, एक है प्राकृतिक संसाधन, एक है मानव निर्मित संसाधन। लेकिन संसाधनों का और भी तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। एक विकास प्रयोग के स्तर पे, उद्गम कहाँ से वे पाए गए, उनके भंडारण के स्तर पे, उनके वितरण के स्तर पे हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद हम अब आइए देखते हैं पहले विकास और उपयोग। पहला है विकास और उपयोग के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संसाधन और एक संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी में भरपूर निक्षेप वास्तविक सभी संसाधन हैं। ठीक है। संभाव्य क्या होता है? जिनकी मात्रा, संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकती, इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है, वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन, संभाव्य मतलब संसाधन तो है, लेकिन उसका पर्याप्त रूप से हमें पता नहीं है उसका कैसे वर्गीकरण किया जाए, कैसे उसे काम में लाया जाए। तो उसका भविष्य में हो सकता है। अब धीरे-धीरे आप देखेंगे पवन ऊर्जा का जो एक संसाधन के स्रोत हैं, सोलर एनर्जी पैनल पे आजकल गवर्नमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और धीरे-धीरे आप अभी देखिए पेट्रोल गाड़ियाँ, पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज किया जा रहा है और वो बैटरी के साथ-साथ सोलर एनर्जी पैनल से चार्ज हो रहे हैं। तो वो सब क्या है? संभाव्य के क्षेत्र हैं। इन सब के लिए लागत अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए धीरे-धीरे इस पे शिफ्ट किया जा रहा है। जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाले पवन एक संभाव्य संसाधन थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, किंतु आज ये वास्तविक संसाधन में बदल गए हैं। जैसे कि नीदरलैंड की पवन फर्मों ने पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और आजकल अपने यहाँ भी ये जो तटीय इलाके हैं उसमें इनका प्रयोग, जैसे केरला हुआ और कुछ जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पे पवन ऊर्जा के स्रोतों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन एक अजैव यानी एबायोटिक और एक जैव यानी बायोटिक संसाधन में बांटा गया है। जो अजैव होते हैं, एबायोटिक होते हैं, वो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे मृदा, चट्टानें, खनिज। ये क्या है? ये एबायोटिक रिसोर्सेस हैं, यानी अजैव संसाधन है। जो पौधे और जंतु से हमें प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से, उन्हें हम बायोटिक संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं।
प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में नवीनीकरण और अनवीनीकरण, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इस तरह से दो संसाधन होते हैं। नवीनीकरण वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत पुनः यूज किए जा सकते हैं। इनका असीमित सोर्स है और ये इनका मानवीय क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बार बार पुनः पुनः यूज किया जा सकता है, उसे कहते हैं नवीनीकरण सोर्स। इन पर मानवीय क्रियाकलापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर यानी सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से यानी डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, इन सब का उपयोग करके उन्हें भंडारण से प्रभावित कर सकता है। जैसे वनों का हम एक नवीनीकरण तो है, जैसे अगर आप पेड़ काट देंगे तो वो फिर से उग जाएगा, लेकिन अगर लगातार आप उसका दोहन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो कहीं न कहीं वो प्रभावित हो रहा है। इसी तरह जल के असीमित सोर्स जरूर हैं, फिर भी जल की कमी प्राकृतिक रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि जो पीने वाला जल है वो पृथ्वी पर 0.5% ही है। उसमें भी जो पीने का जल है वो ग्लेशियर और हिमालय में सबसे ज़्यादा है, और जो समुद्री जल है, वो खारा जल है, वो लगभग 95% के आसपास हो जाता है। तो वो हमारे यूज़ में, मानव संसाधन के लिए यूज़ में नहीं आ पाता। तो ये आज भी कहीं-कहीं पे सूखे की समस्या है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, संसाधन का भंडार। ठीक है, अनवीनीकरण, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या था, मीसोजोइक ईरा और नवपाषाण काल में जो भी परिवर्तन हुए थे, जो भूकंप या जो क्रियाकलाप हुए थे, जैसे डायनासोर जब खत्म हुआ, तो वे सभी पूरे जंगल दब गए और हजारों वर्षों तक उसमें जीवाश्म क्रियाएं होती रहीं। उसके बाद आज हमें जो मिलता है, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम्स, कोयले, ये सब उस जमाने के दबे हुए करोड़ों वर्षों से वे दबे हुए आज वे जीवाश्म के रूप में बदल गए हैं और हमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इस तरह से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल भी स्पीड अगर आपकी मेरी तेज हो तो आप हमें बता सकते हैं, सॉरी। और इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। फिर हम वितरण के आधार पे देखते हैं, एक होता है सर्वव्यापक और एक होता है स्थानिक। सर्वव्यापक होता है जैसे कि वायु, सांस लेने के लिए, ये सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वे स्थानिक कहलाते हैं। जैसे तांबा, लौह अयस्क। तांबा और लौह अयस्क या फिर सोना हुआ, चांदी हुआ, ये हमें निश्चित खदानों से ही मिलते हैं। जैसे कर्नाटक में कोलार की खान है, वहां से हमें तांबा मिलता है, सॉरी सोना मिलता है। और झारखंड, बिहार, रानीगंज, झरिया, यहाँ से हमें कोयला बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। और लौह अयस्क ये हमें बिहार में अधिक मिलता है। तो इस तरह से ये क्या है, ये किसी स्थान पे पाए जाते हैं, किसी विशेष स्पेसिफिक स्थान पे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्थानिक लौह संसाधन कहेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। अब इनका जो संसाधनों का वितरण है, ये भी प्राकृतिक भूभाग, जलवायु, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे पठार है, तो इस तरह से ये इनका भी वितरण असमान है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन पे। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, मानव संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित जो टेक्नोलॉजी तकनीकी है, लैपटॉप अगर किसी ने बनाया तो क्या ये मानव निर्मित संसाधन है? तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अभी ये कहानी दोनों भाई बहनों में चल रही है। उसी तरह ये पूरा अध्याय स्टार्ट होगा और पूरे लास्ट में जाके ये इसी आपस में बातचीत वार्तालाप पे ही खत्म होगा।
आइए एक कुछ यहाँ पे है ये बॉक्स हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, योग्यता, मानसिक, शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अब जैसे हम आपको इस पे बताते हैं कि लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं माना गया जब तक उससे लोहा नहीं बनाया गया। तो लोहा किसने बनाया? मानव ने उसे खदान से निकाला और उसका संशोधन किया, उसका प्यूरिफिकेशन किया, फिर जाके उसे लोहा बनाया। उसमें भी कई तरह के कच्चा लोहा, पक्का लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो इस तरह से उसे अपने सुविधानुसार चेंज किया। ठीक है। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का कोई ज्ञान हो, कौशल हो, प्रौद्योगिकी या मानव किसी भी जो संसाधन नहीं है उसे संसाधन कब बना सकता है? उसके पास उसके बारे में जानकारी हो, कौशल हो, तकनीकी हो और मैन पावर हो, तभी वो एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन बन जाएगा। इस तरह से हम मानव को भी एक संसाधन कह सकते हैं। शिक्षा और व्यवस्था, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ज्ञान ज्ञान हमें कैसे आएगा? जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। और स्वास्थ्य का मतलब ये हुआ कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विषय है या बिंदु है जो हमें संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास क्या कहलाता है कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। ये बॉक्स देखिए और इसमें पढ़िए। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? कोई महिला है, वो अखबार पढ़ते हुए उसमें न्यूज थी कि सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? उन्होंने अपने मन में सोचा कि क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? उन्होंने अपने ही मन में उत्तर दिया कि हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते? यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। ठीक है। ये यहाँ के किसान वर्ग हैं, वो आपस में इस बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं संसाधन का संरक्षण। एक होता है संसाधन का दोहन, जो हम आगे पढ़ेंगे, और एक होता है संसाधन का संरक्षण। तो मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया। अब यहाँ पे जो बुक में कहानी है, कहानी के माध्यम से संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए, उसके पहले एक वो कहानी बनाई गई है कि मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने माँ उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? तो हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? अब आइए इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं। जैसे आजकल देश में कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका लगातार दोहन होता चला गया। अब आज देखिए, आज के समय में केरोसिन पूरी तरह से बैन हो गया है, बंद हो गया है। क्या था वो? वो एक अनवीनीकरण स्रोत था कि कभी न कभी वो खत्म होगा। उसका इस प्रकार से दोहन हुआ कि अब धीरे-धीरे उसको बैन कर दिया गया और नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन की तरफ सरकार अग्रसर है और उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। सोलर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए अपने छतों पे सोलर पैनल के माध्यम से अ, गाड़ियाँ चल रही हैं और उसको फिर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके व्हीकल बनाया जा रहा है। तो इस तरह से धीरे-धीरे इस पे चेंज हो रहा है। तो अगर हम इसी तरह से कोयले का दोहन करते चले गए लगातार, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोयला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आज भी जो बिजली उत्पन्न की जाती है लगभग
70% बिजली हमारे देश में कोयले से ही उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से अगर हम कोयले का सही मात्रा में, सही समय पर उपयोग नहीं करेंगे, उसका दोहन करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा, खत्म हो जाएगा और फिर उसके लिए हमें किसी दूसरे रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा, जो कि सरकार को पता है या आज की गवर्नमेंट को पता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अब वो सोलर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है। यहाँ पे एक शब्दावली है, सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। अब इसमें हम आइए बात करते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम बाथरूम में जाते हैं, नल खोल देते हैं और ब्रश करने लगते हैं और भूल जाते हैं। तो इस तरह से उस नल खोलने और बंद करने के दरमियान पता नहीं कितने लीटर पानी क्या हुआ, बह गया, नदी नालों के थ्रू वो खराब हो गया। तो ये क्या है? ये किसी भी रिसोर्सेज का ये दोहन है और वेस्टेज है। तो हमें सतत पोषणी विकास का मतलब ये हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें किसी भी संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग करें और उसे इस तरह से बचा के रखें कि वो हमारे उपयोग में तो आए ही आए, साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों, हमारे जो अगली जनरेशन है, उन्हें वे अच्छे से यूज कर सकें और वो भी इसे प्रोटेक्ट कर सकें, इस तरह से बचाएं। कभी क्या होता है, हम घर से निकलने लगते हैं तो लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो बिजली खपत हो रही है। तो इस तरह से ये भी एक क्या है, बहुत बड़ा नुकसान होता है देश को, सरकार को और हमारे आने वाली जनरेशन को। तो इस तरह से ये हमें चीजें ध्यान देने योग्य हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं और किस तरह से ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रभावी होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है। संसाधनों का सतर्कपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करना, अब धीरे धीरे ये सब प्रोसेस आ रहा है। जैसे क्या होता है, ई वेस्टेज होता है। ई वेस्टेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, तो खराब हो जाता है तो इसे रिसाइकलिंग में इसे दे दिया जाता है। उसमें से जो भी वस्तुएं होती हैं उसे निकाल लेते हैं, जो पुनः यूज हो जाती हैं, और फिर कम से कम उसका वेस्टेज हो जो रिसाइकल ना हो, नहीं तो एक जो प्लास्टिक्स है उसके ढेर लग जाएंगे। तो इस तरह से ई वेस्टेज भी एक महत्वपूर्ण पुनर्चक्रण में यूज कर सकते हैं। ठीक है। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्र, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। और मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं पर परिवार को कुछ उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा। अब ये लोग क्या काम किए, पुराने अखबार, थैलियाँ, बांस की डंडी और वस्त्रों, इन सब की मदद से इन्होंने लिफाफे बनाए और थैले बनाए। और उन्होंने कहा कि अब हम इसका वितरण करेंगे और संसाधनों के बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में ये एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है और ये सतत पोषणी विकास के लिए ये सबसे पहला कदम है। ठीक है। तो जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है और मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस तरह से वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। सतत पोषणी विकास में कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। अब इसमें क्या है, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का मतलब क्या है? बायोडायवर्सिटी। जैसे जो जहाँ पे जंगल है उसे जंगल रहने दीजिए, क्योंकि आजकल मानव अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, अपने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तरह तरह की
जितने भी जंगल हैं, जीव जंतु हैं, उनको वो मार कर उस तरह से पूरा खत्म कर दे रहे हैं। तो इसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम उपयोग करना, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये सब क्या है? ये सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं। जैसे इसमें क्या है, जैसे जानवरों, अब जैसे अगर हम बात करें तो शेर, टाइगर्स, हिरण, इन सब का आप धीरे-धीरे इनकी संख्या कम हो रही है और इन सब का हमारे खाद्य श्रृंखला में होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पूरी तरह से बायोडायवर्सिटी जो है वो हैम्पर हो जाएगी। और एक बात ये हुआ, दूसरी बात ये हुआ कि जैसे कंपनियों का, कल कारखानों का जो जल है सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा हज़ारों लीटर, लाखों लीटर जल है, वो खराब हो जाता है। तो इस तरह से उन्हें हमें कम से कम फ़िल्टर करके संयंत्र लगा के उसे कम से कम प्रदूषित जल को नदी में बहाना चाहिए। तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत में आता है। सीवर लाइन को सीधे नदी नालों में खोल दिया जाता है। सीवर प्लांट लगा के उन्हें कम से कम उसके वेस्टेज को नदी नालों में छोड़ना चाहिए। ये सब क्या है, हमारे सतत पोषणीय विकास के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। जल की एक बूंद अ, बहुत मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। क्या आपका आपका क्या विचार है? तो हमने इससे पहले ही बात की है। तो इसी तरह से आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं और हमारी पृथ्वी और इस तरह पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य, पेड़ पौधे और हमारे जैव मंडल सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैं, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, पर्यावरणीय प्राकृतिक तंत्र की हानि कम से कम की जाए। इस तरह से ये अध्याय खत्म होता है और इसमें अगर आपको जो कुछ भी ना समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ और अगर स्पीड थोड़ी भी स्पीड थोड़ी बहुत भी ज़्यादा हो, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा और तो आपके लिए उपयोगी होगा। तो इसी पर अगली क्लास, अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।